नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस। ठीक, यह वीडियो एग्रीकल्चर के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ग्रीन हाउस। Greenhouse is the most practical method of achieving the objective of protected agriculture। जो ग्रीन हाउस है हमारा, वो हमारे प्रोटेक्टेड कृषि के लिए इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने का सबसे व्यवहारिक तरीका है। ठीक, वेयर द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मॉडिफाइड बाय यूजिंग साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू अचीव ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड्स। जहाँ इष्टतम पौधों की वृद्धि और पैदावार प्राप्त करने के लिए ध्वनि इंजीनियरिंग सिद्धांतों का उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण को संशोधित किया जाता है। ठीक, इनका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्यावरण वातावरण हम लोग बनाएंगे जिसमें कि हमारा जो संरक्षित कृषि है उसको किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। Greenhouse is a framed or an inflated structure covered with a transparent or translucent material in which crops could be grown under the condition of at least partially controlled environment and which is large enough to permit persons to work within it to carry out cultural operation। ठीक, A greenhouse is a framed or inflated structure। ग्रीन हाउस एक पारदर्शी या पारभासी सामग्री से ढकी हुई स्ट्रक्चर होती है विद अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ठीक, एक फ्रेम युक्त या फूली हुई संरचना होती है। इन विच क्रॉप्स कुड बी ग्रोन अंडर द कंडीशन ऑफ, जिसमें कम से कम आंशिक रूप से नियंत्रित वातावरण की स्थितियों के तहत फसलें उगाई जा सकती हैं। एंड विच इज़ लार्ज इनफ, और वो इतना बड़ा होता है कि पर्सन टू वर्क विद इन टू कैरी आउट विद कल्चर ऑपरेशन। वह जो आकार होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें जो व्यक्तियों को कल्चरल ऑपरेशन करने की अनुमति मिल जाती है। देखिए इसमें फ़ोटो में दिख रहा है कितना बड़ा है। ठीक है, इस तरह का कुछ होता है ग्रीन हाउस। इसमें लोग क्या कहते हैं, अपना कल्चरल ऑपरेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द ग्रोइंग ऑफ सीजन कुकुम्बर अंडर ट्रांसपेरेंट स्टोन फॉर एम्परर टाइबेरियस इन द फर्स्ट सेंचुरी। देखिए ग्रीन हाउस का कुछ इतिहास भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। पहली शताब्दी में सम्राट टिबेरियस, उनके लिए पारदर्शी पत्थर के नीचे बेमौसमी खीरे की खेती हमारे प्रोडक्टेड कल्टीवेशन की फर्स्ट रिपोर्ट थी। ठीक है, सबसे पहली बार उसी समय किया गया था। इज द अर्लीस्ट रिपोर्टेड प्रोडक्टेड कल्टीवेशन। द टेक्नोलॉजी वॉज रेयरली एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1500 ईयर्स। अगले 15 वर्षों के दौरान इस टेक्नोलॉजी का शायद ही उपयोग किया गया हो। इन द 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में ग्लास लैटर्न, बेल जार्स एंड हॉट बेड्स कवर्ड विद ग्लास वर यूज टू प्रोटेक्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अगेंस्ट कोल्ड। अच्छा, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो बागवानी फसलें होती हैं उनको ठंड से बचाने के लिए कांच के लालटेन, बेल जार और कांच से ढके गर्म बिस्तरों का उपयोग किया गया। ठीक, फिर उसके बाद इन द 17वीं सेंचुरी टू पोर्टेबल वुडन फ्रेम। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, पौधों के वातावरण को गर्म करने के लिए लो पोर्टेबल वुडन फ्रेम तेल लगे पारभासी कागज से कवर्ड विद एन ऑल ट्रांसलूसेंट। ठीक, तेल से लगे हुए कागज के जो कम पोर्टेबल लकड़ी के तख्ते होते हैं उनका उपयोग किया गया। ठीक, उसके आगे क्या हुआ देखते हैं। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर वॉज फुली इस्टेब्लिश विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीथिलीन आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पॉलीथीन की शुरुआत के साथ संरक्षित कृषि पूरी तरह से स्थापित हो गई थी।
द फर्स्ट यूज ऑफ पॉलीथिलीन एज अ ग्रीन हाउस कवर वॉज इन 1948। ग्रीन हाउस कवर के रूप में पॉलीथीन का पहला उपयोग 1948 में हुआ था। When Professor Emery Myers Emmert at the University of Kentucky used the less expensive material in place of more expensive। केंटुकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे एमरी मायर्स एम्मट। इनने क्या कहते हैं कि अधिक महंगे ग्लास के स्थान पर कम महंगी सामग्री का उपयोग शुरू किया था। ठीक। द टोटल एरिया ऑफ ग्लास हाउस इन द वर्ल्ड वॉज एस्टिमेटेड टू बी 30,000 हेक्टेयर। विश्व में जो ये ग्लास हाउसेस हैं इनका कुल क्षेत्रफल 1987 में लगभग 30,000 हेक्टेयर था। एंड द मोस्ट ऑफ दीज वर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। और इसमें से अधिकतर कहाँ पाए गए? उत्तर पश्चिमी यूरोप में। इन कंट्रास्ट टू ग्लास हाउस, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड एरिया ऑफ प्लास्टिक ग्रीन हाउसेज इज इन एशिया। और इसके कंट्रास्ट में अगर देखें तो प्लास्टिक ग्रीन हाउस का आधे से अधिक विश्व मतलब वर्ल्ड एरिया कहाँ पे था? एशिया में था। ठीक, प्लास्टिक ग्रीन का। और इन चाइना वॉज लार्जेस्ट एरिया, जिसमें से चाइना का सबसे बड़ा एरिया था। ठीक, अकॉर्डिंग टू 1999 के अनुसार एन एरिया ऑफ 682,050 6,82,050 हेक्टेयर क्षेत्र प्लास्टिक ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता था। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रीन हाउसेज आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास, द मेजॉरिटी इज प्लास्टिक। अधिकांश देशों में जो ग्रीन हाउस है वो प्लास्टिक और कांच से बने होते हैं, लेकिन अधिकतर संख्या में प्लास्टिक होती है। ठीक है, मेजॉरिटी इज प्लास्टिक। आगे देखते हैं। ग्रीन ग्लास हाउस एंड रिजिड प्लास्टिक हाउस आर लॉन्गर लाइफ स्ट्रक्चर। जो ये ग्लास हाउस होते हैं और जो रिजिड मतलब कठोर प्लास्टिक के जो घर होते हैं, ये लंबे समय तक चलने वाली संरचना होती है, मतलब इनकी एज लंबी होती है। एंड देयर फोर आर मोस्ट लोकेटेड इन कोल्ड रीजन। और अधिकतर ये क्या कहते हैं? ठंडे क्षेत्रों में स्थिर होते हैं। वेयर दी स्ट्रक्चर कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर, जहाँ इन जो स्ट्रक्चर है इनका पूरे वर्ष उपयोग किया जाता है। इन इंडिया द कल्टिवेशन इन द प्लास्टिक ग्रीन हाउस इज ऑफ रिसेंट ओरिजिन। भारत में प्लास्टिक ग्रीन हाउस की खेती हाल में ही शुरू हुई है। एज पर 1994 to 1995 एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 100 हेक्टेयर ऑफ इंडिया आर अंडर ग्रीन हाउस कल्टिवेशन। 1994-95 के अनुसार भारत का लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रीन हाउस खेती के अंतर्गत है। अब समझ लिए 1994-95 में 100 हेक्टेयर था, कितना बाद में आया इंडिया में। अब देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन जनरल, सामान्य तौर पर 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज 0.035%। वायुमंडल में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.035%। बट ड्यू टू द एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट एंड एग्जॉस्ट गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन वायुमंडल में जो प्रदूषण और एग्जॉस्ट गैसेज हैं इनके उत्सर्जन के कारण द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। विच फॉर्म्स अ ब्लैंकेट इन आउटर एटमॉस्फेयर, जो बाहरी वातावरण में एक ब्लैंकेट बनाता है। ठीक, दिस कॉजेज द इंट्रैपिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक, यह पृथ्वी की सतह से परावर्तित सौर विकिरण के फंसने का कारण बनता है। ठीक, जैसे पृथ्वी पर कोई रेडिएशन आई तो फिर उसको क्या कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो ये इसकी वजह से वो फंस जाता है। ड्यू टू दिस द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज, इसके कारण वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है। ड्यू टू दिस द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, बर्फ़ की चोटियाँ पिघलती हैं। एंड राइज इन द ओशियन लेवल, और समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है। विच रिजल्ट्स इन द सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल लाइन, जिसके परिणामस्वरूप जो तटीय रेखाएं होती हैं वो जलमग्न हो जाती हैं।
दिस phenomenon of increase in the ambient temperature, carbon dioxide due to formation of blanket of carbon dioxide is known as green। कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण के निर्माण के कारण परिवेश के तापमान में वृद्धि की इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखा है। आगे देखते हैं। द ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल एक्ट इन सिमिलर वे। जो ग्रीन हाउस को कवर करने वाली सामग्री इस तरह से कार्य करती है, एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू शॉर्टर वेव रेडिएशन एंड ओपेक टू लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्योंकि जो छोटी तरंग विकिरण के लिए पारदर्शी और लंबी तरंग जो रेडिएशन के लिए अपारदर्शी होती है। ठीक, शॉर्ट वेव के लिए पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, और लॉन्ग वेव के लिए ओपेक यानी अपारदर्शी। ड्यूरिंग द डे टाइम द शॉर्टर वेव रेडिएशन एंटर इनटू ग्रीन हाउस एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। दिन के समय जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं वह ग्रीन हाउस में प्रवेश करती हैं और ज़मीन की सतह से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक, दिस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन बिकम्स लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड इज इंटरप्ट इनसाइड द ग्रीन हाउस बाई कवरिंग मटेरियल। यह जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन थी यह लॉन्ग वेव बन जाती है और जो हमारी कवरिंग मटेरियल है इसके द्वारा ग्रीन हाउस के अंदर फंस जाता है। इससे दिस कॉजेज द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस टेम्परेचर। इससे ग्रीन हाउस तापमान में वृद्धि होती है। इट इज़ डिज़ायरेबल इफेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू क्रॉप ग्रोथ इन द कोल्ड रीजन। ठंडे क्षेत्रों में फसल वृद्धि की दृष्टि से ये एक अच्छा प्रभाव, वांछनीय प्रभाव, डिज़ायरेबल है मतलब ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस से कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं देख लेते हैं, पॉइंट वाइज दिया हुआ है। थ्रू आउट द ईयर 4 to 5 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ग्रीन हाउस ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड प्लांट एनवायरमेंटल कंडीशन। आवश्यक पौध पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपलब्धता के कारण पूरे वर्ष में हम लोग कितने 4 से 5 फसलें उगा सकते हैं। ठीक, अगर हमें प्लांट जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो प्लांट के अनुसार मिल रही है तो हम पूरे साल में 4 से 5 क्रॉप उगा सकते हैं। सेकंड है द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप इज इंक्रीज कंसिडरेबली। जो फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। थर्ड, सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस कैन बी ऑब्टेन्ड एज दे आर ग्रोन अंडर सुटेबली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त की जा सकती है क्योंकि उन्हें उपयुक्त नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, गैजेट्स फॉर efficient use of various inputs like water, fertilizer, seeds and plant protection chemicals can be well maintained in greenhouse। पानी, उर्वरक, बीज और पौध संरक्षण रसायनों जैसे विभिन्न आदानों के कुशल उपयोग के लिए गैजेट्स को ग्रीन हाउस में अच्छी तरीके से बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज इज पॉसिबल एज द ग्रोइंग एरिया इज इंक्लूड। उगने वाला क्षेत्र घिरा होने से कीटों और बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज हाई इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में बीजों के अंकुरण का प्रतिशत अधिक होता है। नेक्स्ट, द एक्लीमेटाइजेशन ऑफ plantlet of tissue culture technique can be carried out in a greenhouse। टिश्यू कल्चर तकनीक से पौधों का अनुकूलन ग्रीन हाउस में किया जा सकता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स प्रोडक्शन शेड्यूल कैन बी प्लान टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट नीड्स। बाजार की ज़रूरतों का लाभ उठाने के लिए कृषि और बागवानी फसल उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है। एक तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट, different type of growing medium like peat mass, वर्मिकुलेट, राइस हल्स एंड कंपोस्ट। गहन कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बढ़ते माध्यम जैसे पीट द्रव्यमान, वर्मिकुलेट, चावल के छिलके और खाद का दैट आर यूज इन इंटेंसिव एग्रीकल्चर कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज इन ग्रीन हाउस।
इन खाद को ग्रीन हाउस में प्रोवाइडिंग से उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोड्यूस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी प्रोड्यूस इन ग्रीन हाउस। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निर्यात गुणवत्ता वाली उपज का उत्पादन ग्रीन हाउस में किया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। When the crops are not grown, drying and related operation of the harvested produce can be taken up utilization the interrupt heat। जब फसलें नहीं उगाई जाती तो फंसी हुई गर्मी का उपयोग करके काटी गई उपज को सुखाने और संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक, ग्रीन हाउस आर सुटेबल फॉर ऑटोमेशन ऑफ इरिगेशन, ग्रीन हाउस application of other inputs and environmental control by using computer and artificial intelligence technique। ग्रीन हाउस कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का उपयोग करके सिंचाई के स्वचालन और अन्य इनपुट के अनुप्रयोग और पर्यावरण नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। लास्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड यूथ। जो शिक्षित युवा हैं उनके लिए ग्रीन हाउस एक बढ़िया स्वरोजगार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आपके लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।